बात आती है कि रूटीन। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन बात आती है कि स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रूटीन कैसा होना चाहिए, रूटीन होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जिनकी सोच थोड़ा छोटी है उनके लिए तो जो रूटीन होगा वो बहुत मायने रखता होगा कि नहीं नहीं, सुबह 3 बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे तक फ्रेश होकर 4 से 6 बजे तक पढ़ाई करो, तैयार होकर स्कूल जाओ, फिर से स्कूल से आओ, फिर से कोचिंग जाओ, फिर से बिना शेड्यूल को तोड़ना नहीं है। ऐसा बहुत लोग विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा सच में वो अगर आप एक रूटीन को पालन करते हैं तो उसका इनडायरेक्टली मतलब हुआ कि आप एक तरह से गुलाम हुए। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ में रूटीन का पालन करना पड़ रहा है, यानी कि आप उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं। अगर आप उससे प्रेम कर रहे तो उसके लिए आप अलग अलग चीज़ों का टाइम निकालते ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो आज जो मैंने सीखा अपने गुरु से, वो जिसमें जूम सेशन में जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि जो अगर मुझे कोई काम करना है, मैं उस काम को पसंद करता हूँ, और अगर मैं डेली 11 बजे सोने जाता हूँ, अगर आज वो काम 11 बजे तक नहीं ख़त्म हुआ तो मैं सोऊंगा नहीं जब तक वो काम ख़त्म नहीं हो जाता। अगर वो काम करने के लिए 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, पूरा रात लगता है, तभी मैं उस काम को ख़त्म करूँगा। और उसको ख़त्म करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि मैं इससे प्रेम करता हूँ। सिंपल सी बात है। तो वहाँ से मेरा दिमाग खुला कि नहीं नहीं, रूटीन का कोई मतलब होता ही नहीं है। जब आपको पता चल जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आप प्रेम कर रहे हैं, तो उसमें टाइम का महसूस होता ही नहीं है। जैसे अभी अभी 2:26 हो रहा है, तो अब पढ़ने में मुझको मज़ा आता है, सिंपल सी बात है। पढ़ाई से प्रेम है मुझे, तो उसमें रूटीन बनाने ये करने में उसकी ज़रूरत ही क्या है। मैं भी पहले रूटीन के माध्यम में बहुत ज़्यादा उसका कि नहीं 3:45 उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन यार ये बताइए, छोड़िए उस बात को, 3:45 पर अगर कोई उठ रहा है तो अगर मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया में 8-9 टाइम जोन है, और तो 9 टाइम जोन में ब्रह्म मुहूर्त का अलग अलग टाइम होता होगा। सब बकवास बात है। अगर आप 3:45 ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर रात मोबाइल चलाएंगे तो उससे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। मेन निर्भर करता है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, उसमें आप डूब जाते हैं कि नहीं डूब जाते। मेन बात निर्भर यहाँ पे करता है। इसके बाद साथ में कि आज मैंने क्या सीखा, तो सबसे पहले मैंने गीता से आज ये सीखा कंसिस्टेंसी के बारे में, यानी निरंतरता। किसी चीज़ पर निरंतरता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको एक बात, मान लीजिए कि मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, वो मान लीजिए कुशीनगर से फ्लाइट उड़ने के लिए स्टार्ट हुई, उसको जाना है गोरखपुर। अगर कुशीनगर से जिस बिंदु से वो एरोप्लेन उड़ना स्टार्ट किया, अगर 1 डिग्री का भी अंतर हुआ तो गोरखपुर जाते जाते वो 45 डिग्री का अंतर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, छोटा परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका जब उसको बार बार किया जाता है तो उसका रिजल्ट बड़ा हो जाता है। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कि अमेरिका से कोई हवाई जहाज़ उड़ा लैंड होने के लिए इंडिया में, और वहाँ से केवल 1 डिग्री चेंज हो गया, 1 डिग्री मतलब थोड़ा सा ही, तब उसका लैंडिंग किसी और एयरपोर्ट पर हो जाएगी। कहने की बात यह है कि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है किसी भी चीज़ का, और इसी में क्या होता है कि जो विद्यार्थी लोग हैं इसमें थक कर छोड़ देते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि उन्हें रिजल्ट मिलता ही नहीं है, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। तो अब बात आती है कि कंसिस्टेंसी बनाए कैसे। तो आज जो मैंने सीखा उसमें ये सीखा कि सबसे पहले कंसिस्टेंसी की 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है अफेक्टेड कंसिस्टेंसी। अफेक्टेड यानी कि अफेक्टेड मतलब प्रभावित, और कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। यानी कि आप देखोगे कुछ बच्चे लोग पढ़ने मन नहीं करता है, लेकिन किसी को पढ़ता हुआ देख कर लगते हैं पढ़ने, और जैसे ही कोई नहीं पढ़ने वाला है
पढ़ना बंद कर दिया, यानी कि वो अफेक्ट होकर पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी पढ़ाई में निरंतरता है लेकिन वो अफेक्टेड कंसिस्टेंसी है। बात ये है। उसके अगले ऊपर आता है अफेक्टेड कंसिस्टेंसी हो गया। अफेक्टेड कंसिस्टेंसी में दो प्रकार का होता है, किल कंसिस्टेंसी। आप बहुत से लोगों को देखते होंगे जो बहुत सारे काम करते होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करते होंगे, लेकिन किल मतलब झगड़ा वगड़ा कर और कर उल्टा सीधा बोल कर काम करेंगे, लेकिन बिना उल्टा सीधा बोले बिना झगड़ा किए वो नहीं रह सकते हैं, उसे कहते हैं किल कंसिस्टेंसी। इसके ऊपर स्तर पर आता है, ये हो गया अफेक्टेड। उसके बाद आता है अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी, यानी कि कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, परिणाम मिल रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उस काम पर लगा हुआ है, उसे कहते हैं अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी। लेकिन वो काम कर रहा है लेकिन शांति नहीं उसको मिल रही है, तो यहाँ पर भी काम नहीं चलता है। उसके अगला लेवल आता है अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन, यानी कि अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन मतलब कोई उस काम में मैं सफल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अगली बार उसी शांति से मैं उस काम को नए उत्साह से करूँगा, यानी कि अनअफेक्टेड यानी कि मैं उस काम में सफलता मिले या ना मिले लेकिन मैं वो छोड़ूंगा नहीं, यानी कि मैं अफेक्टेड नहीं हो रहा हूँ। अनअफेक्टेड पीसफुल मतलब होता है शांतिपूर्वक, कंसिस्टेंसी में होता है लगातार, एक्शन मतलब होता है क्रिया, यानी कि किसी काम में मुझे सफलता मिल रही है चाहे नहीं मिल रही है। अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन, इसका मतलब ये होता है। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में सभी लोग जानते होंगे। तो बौद्ध धर्म में मॉन्क होते हैं जापान देश में, तो जब वो तीरंदाजी लगाते हैं, तीरंदाजी जब किसी लक्ष्य पर लगाते हैं तो अगर बीच लक्ष्य एकदम लक्ष्य पर निशाना लगा तब भी उनका चेहरे का भाव नहीं बदलता है। मान लीजिए 100 तीर मारे, 100 में से 100 निशाने पर लग गया तो ज़्यादा खुश नहीं होंगे, अब 100 में से कोई निशाने मिलेगा तभी ज़्यादा खुश नहीं होंगे, यानी कि उनके ऊपर कोई अफेक्ट पड़ता है नहीं, यानी कि वो अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन, जो जिसके अंदर ये आ जाता है अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन वाली जो प्रक्रिया आ जाती है, वो किसी काम में थकता नहीं है। तो आप बहुत सारे मतलब कुछ लोग को देखते होंगे वो बोर नहीं होते अपने काम से, क्योंकि वो अपने काम में लगे होंगे। अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। इसका अगला पद होता है, अगला इसका अवस्था होती है इंक्रीजिंगली अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, सफल हो गया, तो इस अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन में क्या होगा कि मैं फिर से उसी काम करूँगा लेकिन उतने उत्साह से करूँगा। लेकिन जो इसकी अगली अवस्था होती है इसमें क्या कर रहा है, इंक्रीजिंगली, यानी कि अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो अगली बार जब मैं करूँगा तो और उत्साह से और मेहनत से और बढ़ाकर उसको करूँगा, यानी इंक्रीजिंगली, यानी कि फेल हो रहा हूँ तो अगली बार से और ज़्यादा मेहनत से करूँगा, तो उसे कहेंगे इंक्रीजिंगली अनअफेक्टेड, यानी अफेक्टेड नहीं हो रहा है मतलब सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है, अफेक्टेड नहीं हो रहा है। पीसफुल यानी कि शांतिपूर्वक रहना है, कंसिस्टेंट रहना एक्शन, लेकिन इसमें क्या है कि हर एक बार अपनी जो मेहनत को बढ़ाते जाना है, उसे कहते हैं इंक्रीजिंगली अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। और सबसे ज़रूरी होता है यही अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन, तो जिसके अंदर ये आ जाता है वही कुछ अच्छा करते हैं किसी भी क्षेत्र में हो गया। तो आज मैंने ये सीखा। उसके बाद से जो मैंने दिनचर्या शुरू किया था उसमें तो शुरू किया था कि आज चाणक्य नीति पढ़ना है, फिर से समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। लेकिन चाणक्य नीति पढ़ते पढ़ते ही कुछ टाइम चाणक्य नीति पढ़ा, उसके बाद से गुरु के संपर्क में आया, गुरु का लेक्चर सुनते सुनते अभी रात को 2 बज गया, 2:33 हो रहा। तो उसमें कोई ग्लानि नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला ना, टाइम वेस्ट तो नहीं किया मैंने, इतना संतुष्टि है कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो आज मैं क्या सीखा भाई आप लोग को बताऊंगा, और कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन मेरे लिए खास है, आपको हमेशा खास हो चाहे ना। चाणक्य नीति में सबसे पहले
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले वो एक गुरु की परिभाषा देते हैं। आखिर में गुरु होता कौन है? गुरु वो होता है जो अपने आचरण से बच्चों को सिखाता है। यानी कि जब किसी के आचरण से जब कोई सीखता है उसे कहते हैं रियल गुरु है। पहला है सत्य और सही तरीके से रहना चाहिए। अब चाणक्य जी अपना किताब लिखे जिसे कहते हैं चाणक्य नीति, और उस चाणक्य नीति में अरबों खरबों का जो विद्या छुपा हुआ है, उसी विद्या में से मैं कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहला है कि और बहुत से लोग आपको मिलते होंगे कहते हैं कि सही बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सदा सीधा एकदम तन के रहना चाहिए। तो चाणक्य कहते हैं कि सदा सत्य और सही तरीके से रहना चाहिए, लेकिन अगर समय विपरीत हो तो उसके अनुरूप बदलना भी आना चाहिए। कहा क्या रहा है कि सत्य और सदा बोलना चाहिए, सही तरीके से रहना चाहिए, लेकिन अगर समय अनुकूल नहीं है तो उसके साथ हमें बदलना भी आना चाहिए। क्योंकि जो जंगल में सीधे हमेशा जो पेड़ सीधे तन कर खड़े होते हैं और आंधी आती है तो जो पेड़ सीधे तन कर खड़े होते हो तो ख़त्म हो जाते हैं, और जो पेड़ झुकना जानते हैं, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदलना जानते हैं, वो झुक जाते हैं, आंधी चल जाती है, उनकी ज़िंदगी बच जाती है। ये बात होता है। उनके कहने का मेन उद्देश्य ये था कि हमें परिस्थिति के साथ बदल जाना चाहिए। तो वही कहा है कि अनुरूप बदलना ही आना चाहिए। जैसे आंधी के समय टूट जाते हैं पेड़, लेकिन जिन्हें तो पहला नीति तो ये हो गया कि अगर मतलब परिस्थितियों के अनुरूप ढलना भी आना चाहिए। अगर परिस्थितियों के अनुरूप कोई ढलना नहीं जानता है तो उसी बात टूट जाएगा। जिस तरफ जंगल में जब आंधी आती है तो सीधे जो तन कर पेड़ खड़े रहते हैं वे टूट जाते हैं। बहुत ही व्यवहारिक नॉलेज देते हैं चाणक्य। दूसरा है कि आदमी चाहे कितनी भी अच्छी किस्म की बीज ले ले, लेकिन अगर मिट्टी जहाँ पर बीज लगाई जा रही है वह सही नहीं है तो बीज नष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी साम्राज्य में राजा मिट्टी होती है और प्रजा बीज होता है। अगर राजा खराब हुआ तो देश का बर्बाद कर देगा। क्या नॉलेज है? मतलब उनका कहना है कि मान लीजिए कोई पेड़ का बीज है, बहुत उच्च कोटि का बीज है, उच्चतम श्रेणी का बीज है, और उसको हम बो दें किसी खराब मिट्टी में, तो क्या उस बीज का विकास होगा? नहीं होगा। ठीक आचार्य कह रहे हैं कि उसी पर मतलब जिस तरह का संबंध बीज का मिट्टी से, उसी तरह का संबंध राजा का प्रजा से है। अगर बीज प्रजा है तो जो मिट्टी है वो राजा है। तो अगर चाहे कितना भी अच्छा, कितना भी बढ़िया प्रजा रहे, राजा अगर दुष्ट निकल गया है मिट्टी की तरह, तो वो बहुत से अच्छे साम्राज्य को उसको नष्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कहते हैं आचार्य चाणक्य। दूसरा में तीसरा है कि डर अगर मन के भीतर होता है तो हमें रक्षा करता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए डर डर अगर हमारे मन के भीतर है तो हमें रक्षा करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अपने पैसा लिए हैं, ऊपर वाले थैली में रखे हैं, आपको डर है कोई चुरा न ले, उसको चुरा न ले, आपने उसको निकाल कर अंदर रख लिया। तो डर अधिकतम अवस्था में क्या करता है? हमें रक्षा करता है। लेकिन अगर वो हमारे अंदर केवल रहेगा तभी तो। जैसे ही डर को हम बाहर निकालते हैं वो हमारा शत्रु बन जाता है। तो चाणक्य यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि जिस तरह जो सांप होता है, सभी सांपों में जहर होता नहीं है, लेकिन सभी लोग सांप से डरते हैं क्योंकि सांप को फुफकारना आता है, इसी सांप सब डरते हैं। तो वही कह रहे हैं कि शत्रु को हमेशा तलवार से, युद्ध से ही नहीं मारा जाता है। कभी कभी अपनी ताकत को दिखाकर भी शत्रु की हत्या किया जा सकता है। ये कहना चाहता है चाणक्य। हमेशा फुफकारना नहीं आवश्यक होता है। फुफकारिए, उससे पता चलेगा आपकी शक्ति कितनी है। तो बिना युद्ध लड़े ही आप जीत सकते हैं उस युद्ध को, केवल आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सभी सांप नहीं काटते हैं, सभी सांपों के अंदर जहर नहीं होता है, लेकिन डरते सभी लोग सांप से हैं, इसीलिए तो डरते हैं। तीसरा है गोल अचीविंग के ऊपर।
किसी भी कार्य की सफलता केवल परिश्रम और योजना पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर ये करता है कि लक्ष्य कितना गुप्त रखा गया है। ये तो इस समय बहुत ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी कार्य की आप योजना बना रहे हैं तो उस बात की सफलता इस पर निर्भर करती है कि आपने उसको कितना गुप्त रखा है। जितना गुप्त योजना रहेगी उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। क्यों? उसके पीछे तर्क क्या देते हैं? उसके पीछे तर्क ये देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पपीता का पेड़ है, जब पपीते के पेड़ के अंदर फल आते हैं, आना शुरू होता है, तो उसको कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि जो दुष्ट कीट पतंग हैं उस पर प्रहार करके उसको खराब ना करें। और जब वो पूरा फल पक जाता है तब ऊपर से कपड़ा हटा दिया जाता है, तब हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम कोई योजना बनाते हैं तो उसको कोशिश करना चाहिए कि उसको गुप्त रखा जाए, और जब सफल हो जाएगा तो सब लोग जान ही जाएंगे। सिंपल सी बात है। आज के लिए विचार बहुत है। वैसे देखा तो मैंने 184 को है, 184 नीति है चाणक्य की। अभी मैं 43 नीति सीख चुका हूँ, ये 4 ठो आपको बता दिया हूँ। अब जैसे कि और कुछ मैंने क्या सीखा, अब रात भी हो गई है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है कि वीडियो कितना लंबा जाएगा, दिक्कत यह है कि बगल में लोग सोए हैं तो परेशान होंगे ना, इसी बात की भी। आज मुझे सबसे शॉकिंग बात यह लगा कि मेरे गुरुजी ने कहा कि अगर सत्य के लिए, सच के लिए अगर कोई इंसान अपनी दिनचर्या नहीं बदल सकता है तो अपनी ज़िंदगी क्या बदलेगा। बहुत उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि क्या विचार है उनके। और आगे कुछ बातें आती हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। बात आती है शिक्षा की कि आखिर में शिक्षा कैसी हो। क्या हम लोग जो डेली जाते हैं स्कूल पढ़ते हैं वो वही शिक्षा है रियल में? नहीं, वो शिक्षा तो नहीं है। शिक्षा ऐसी हो जो समझना सिखाती हो किसी भी चीज़ को, कि एक चीज़ दूसरे चीज़ से किस तरह से संबंधित है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से किस तरह संबंधित है। हिस्ट्री का संबंध पॉलिटी से क्या है, पॉलिटी का ज्योग्राफी से क्या है, ज्योग्राफी का इकोनॉमी से क्या है। ये सारे जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कुछ भी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं किसी न किसी तरह से। और पूरी जिम्मेदारी होती है टीचर की कि अगर वो किसी भी चीज़ को पढ़ा रहा है तो सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ाए तब बच्चे को समझ में आएगा, तब बच्चा बोर नहीं होगा। और मैं भी ये कहता हूँ अगर किसी को पढ़ना है तो परसेंटेज के लिए मत पढ़िए। जो मैंने सीखा है, मुझे भी लगता था कि परसेंटेज बहुत ज़रूरी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप समझ के पढ़ेंगे तब आपके अंदर ज्ञान विकसित होगा, और जब आपके अंदर ज्ञान विकसित होगा और जब दिमाग जिंदा होगा, ज्ञान विकसित होगा, तो वो जिंदा दिमाग कुछ भी करेगा, वो परसेंटेज भी रहेगा, मन करेगा तो नौकरी भी करेगा, मन करेगा चुनाव भी लड़ेगा, मन करेगा कुछ भी करेगा, दिमाग जिंदा रहेगा तब। लेकिन अगर आप केवल रटते हैं, प्रेशर लेकर पढ़ते हैं, तो उससे दिमाग तोता होता है। अब मान लीजिए तो छोटा सीढ़ी है, इसको रट कर पास कर रही है, जैसे ही बड़ी चुनौती आएंगी और उसको रट कर जब पास नहीं कर पाएंगे तो वही चेंज हो जाती है कि बच्चे कर नहीं पाते हैं, और आता है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कोई ये कर लिया, कोई वो कर लिया। इसीलिए आते हैं क्योंकि शुरू से ही स्टूडेंट पर प्रेशर दबाया जाता है। तो मैं तो सीख चुका, आपको भी सीखना है कि पढ़ना है लेकिन दबाव में नहीं पढ़ना है, सीख कर पढ़ना है, समझ के पढ़ना है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ से किस तरह संबंधित है। अब आप लोग देखे होंगे कि यूरोप में इतने विचारक हैं, देखे होंगे दांते हो गए, रूसो हो गए, जॉन लॉक हो गए। तो जब आप क्लास 10th 9th में हुए होंगे तो पढ़े होंगे इन सब के बारे में कि रूस इतने महान विचारक थे। अरस्तु पैदा हुए, सुकरात पैदा हुए, लेकिन आप लोग को किसी ने ये नहीं बताया होगा कि सारे जो विचारक हैं ये यूरोप में क्यों पैदा होते हैं। कोई तो कोई कारण होगा।
तो अब इससे पता चलता है कि किस तरह एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से किस तरह संबंधित है। अब कारण समझिए, यूरोप जो है, यूरोप, अब बेसिकली यूरोप में जो रसिया है, वो रसिया आता है ठंडे प्रदेश में, वहाँ का तापमान होता है ठंडा, सिंपल सी बात है। अब ठंडे तापमान में कोई क्या करेगा, घर में बैठेगा तो विचार ही तो करेगा, सिंपल सी बात है। क्या आप लोगों ने सुना कि अफ्रीका महाद्वीप में इतने देश हैं, अफ्रीका से कोई बेचारा क्यों नहीं पैदा होता जल्दी? अपवाद हर जगह होते हैं। अगर आप तुलना करें अफ्रीका की और यूरोप की, तो आप देखेंगे कि यूरोप में अधिकतम विचारक पैदा हुए, जबकि अफ्रीका में कम विचारक पैदा हुए। जबकि देश अफ्रीका महाद्वीप में भी है, यूरोप महाद्वीप में है, तो अंतर क्या है? अंतर है ज्योग्राफी की। अरे भैया, अफ्रीका में इतना ज़्यादा तापमान है, इतने ज़्यादा तापमान में कोई चिंतन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब यूरोप में जाएंगे तो यूरोप का तापमान ठंडा है। अब ठंडा तापमान है, दिन भर घर में रहना है, तो कोई चिंतन ही तो करेगा, उसके अलावा कर क्या सकता है? 24 घंटा कोई कार्य थोड़ी ना करेगा। इस तरह से संबंधित है ज्योग्राफी। अब सुकरात, अरिस्तु, ये सारे लोग तो संबंधित हो गए दर्शन शास्त्र से, और ये जो मैं बात बताऊँ ये तो होगा ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी का दर्शन शास्त्र से संबंध था कि नहीं था? था। ठीक ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से संबंध होता है। तो एक एग्जाम्पल समझ गए हैं, ऐसे ही सारे सब्जेक्टों को जोड़कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बोरिंग महसूस नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आज जब बोरिंग महसूस नहीं होगा तो पढ़ेंगे, और पढ़ाई कीजिए ज्ञान के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जब आप पढ़ाई करेंगे ज्ञान के लिए, तो ज्ञान आपके अंदर जैसे ही आएगा तो लोग सम्मान करना वैसे ही शुरू कर देंगे, सिंपल सी बात है। रट कर पढ़ेंगे तो आगे चलकर आपके लिए ही खतरनाक होगा। तो अब 2:46 हो गया है, तो अब चला जाए सोने, सिंपल सी बात है। उससे पहले अगले दिन का प्लानिंग करना ज़रूरी है। डेली प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगले दिन का प्लानिंग नहीं करेंगे, डेली हर एक क्या करना है क्या नहीं करना, सबकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो मैं तो अपना प्लानिंग बना लेता हूँ। सबसे पहला चीज़, दूसरा चीज़, तीसरा, सबसे पहली बात, मैथ सब्जेक्ट थोड़ा पीछे चल रहा है, तो समाकलन प्लस समाकलन के अनुप्रयोग। दूसरी चीज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री रिवीजन, हिंदी, इंग्लिश में, हिंदी में इससे बाकी है, प्लस इंग्लिश में लिटरेचर, ये सब बाकी है। तो कल इसी पर ध्यान देना। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का आंसर हल करना है, एक सिंपल सी बात है, 1 × 4 यानी कि 4। अब रात हो चाहे दिन हो, अब शेड्यूल हो गया, करना है तो करना है, सिंपल सी बात है। अब चाहे उसमें कुछ छूटे या ना छूटे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, तो उसमें बोरिंग महसूस होता नहीं है। तो दिन की प्लानिंग हो गई, हर दिन एक नए विचार के साथ उठना है, नए विचार के साथ सोने जाना है। तो आज का विचार है इंक्रीजिंगली अनइफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन, यानी कि हर एक, केवल पढ़ाई में ही नहीं, ज़िंदगी में भी काम आएगा। कि जब कोई भी काम में कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। और कंसिस्टेंसी कैसा होना चाहिए? पहला, अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन, इंक्रीजिंगली अनइफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन। अब मिलते हैं कल सुबह को। जय हिंद।